Right, so good afternoon, everybody. Today, that is Thursday, May 20th, 2021, and this is the class for Bachelor of Business Administration, fourth semester students. The subject is Human Resource Management, right? So, in this lecture, we will be doing the changes brought by revolution, changes brought by industrial revolution. ठीक है, इसकी हम बात करेंगे आज, राइट? सो इस टॉपिक को अब हम लोग शुरू करते हैं। चेंजेस ब्रॉट बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने जो चेंज लाया थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो लाया डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग वर्क बहुत ज्यादा डेवलप हो गया क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था, डिमांड बढ़ चुकी थी, इंडस्ट्रीज के साइज को बढ़ाना था, इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन को बढ़ाना था, प्रोडक्शन को स्केल अप करना था। तो उसमें जरूरत हुई नई मशीनों की, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, तो उसमें इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा काम था। तो ये वक्त ऐसा था जिसमें इंजीनियरिंग को बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिली क्योंकि ज्यादातर काम इंजीनियरिंग बेस्ड थे। प्लांट मशीनरी बनाना, नए एक्सपेरिमेंट्स करना, नए मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स बनाना, ये सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स थे। तो इस वजह से इंजीनियरिंग को डेवलपमेंट का, इंजीनियरिंग का यहाँ बहुत स्कोप था और इंजीनियरिंग ने बहुत ज्यादा यहाँ पे डेवलप किया। ठीक है, नेक्स्ट, रिवॉल्यूशन इन आयरन मेकिंग, राइट? रेवोल्यूशन इन आयरन मेकिंग। क्यों? देखिए, जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, आयरन एंड स्टील के बिना तो वो पॉसिबल ही नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द खपत जो होती है, मेजॉरिटी ऑफ द कंजम्पशन जो होता है, वो आयरन एंड स्टील का होता है। तो यहाँ पे आयरन मेकिंग में भी रिवॉल्यूशन आया। आयरन मेकिंग में रिवॉल्यूशन क्यों आया? क्योंकि ज्यादातर प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सब आयरन एंड स्टील के बनते हैं। तो आयरन की बहुत जबरदस्त जरूरत पड़ी। अब आप अगर अपने देश की, भारतवर्ष की बात करें, तो जमशेद जी टाटा ने जब जो है आपका टिस्को का प्लांट लगाया था, टाटा स्टील प्लांट लगाया था जब उन्होंने जमशेदपुर में। ठीक है, तो वो इसीलिए तो लगाया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था भारत में, लोहे की नीड पड़ती थी और वहीं पे आयरन ओर की सब खदाने खाने हैं। ठीक है, तो उनको रॉ मटेरियल भी मिल जाता था और अच्छी तरीके से उन्होंने स्टील प्रोड्यूस किया, जो दूसरी इंडस्ट्रीज को उन्होंने सप्लाई किया और उन इंडस्ट्रीज में स्टील को इस्तेमाल करते हुए अलग अलग फैक्ट्रियां लगाई और फैक्ट्रियों ने अलग अलग प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया, जिससे लोगों की और मार्केट की डिमांड सेटिस्फाई हुई। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है यूज ऑफ पावर ड्रिवन मशीनरी। ठीक है, पावर ड्रिवन मशीनरी का काफी इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। ठीक है, क्यों पावर ड्रिवन मशीनरी का इस्तेमाल हुआ? सबसे पहले तो सोर्स ऑफ पावर आ गया था। कुछ मशीनें ऐसी थी जो पेट्रोल से चलती थी, कुछ मशीनें ऐसी थी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। तो यहाँ पावर ड्रिवन मशीनों का आविष्कार हुआ। पावर ड्रिवन मशीनों से क्या फायदा था? पहले जो मशीनें चलती थी वो मैनुअली ऑपरेट होती थी, उनको इंसान चलाते थे, तो उनकी स्पीड भी स्लो थी और स्पीड स्लो होने की वजह से उनका प्रोडक्शन भी स्लो था और प्रोडक्शन स्लो होने की वजह से वो स्पीड भी उनकी स्लो थी। ठीक है, जो अब पावर ड्रिवन मशीनें आ गई तो वो तेज काम करती थी, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। अब एक मैनुअली अगर कोई मशीन चला रहा है, उससे मान लीजिए एक प्रोडक्ट की 10 यूनिट प्रोड्यूस होंगी, वही पावर ड्रिवन मशीनरी 100 यूनिट प्रोड्यूस कर लेता था। ठीक है, तो यहाँ पे पावर ड्रिवन मशीनरी अब पिक्चर में आती हैं और बहुत पॉपुलर हो जाती हैं क्योंकि आपका नंबर ऑफ लेबर भी घट रहा है और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, इसलिए पावर ड्रिवन मशीनरी। और यहाँ पे इंजीनियरिंग डेवलप हो ही रही थी, तो इंजीनियरिंग ने पावर ड्रिवन मशीन्स पे काम किया। पावर ड्रिवन मशीन्स जब आ गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, स्केल अप हो गया और प्रोडक्शन और जिसको कह लीजिए प्रोडक्शन की डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और हाई हो गई। अब अगर आप इसको एक एग्जांपल से समझे, आपने देखा होगा ट्रेनों में अक्सर सफर किया होगा, ट्रेन में डीजल इंजन भी लगता है और इलेक्ट्रिक इंजन भी लगता है। जब डीजल इंजन से ट्रेन चलती है तो ट्रेन वो स्पीड मेंटेन नहीं कर पाती जो स्पीड वो इलेक्ट्रिक इंजन के साथ मेंटेन करती है। यही वजह है कि रेलवे ने भी ज्यादातर रूट्स को इलेक्ट्रीफाई कर दिया है
और ज्यादातर जगहों पे इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रिक इंजन के इस्तेमाल से ट्रेन की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, और न सिर्फ स्पीड बढ़ती है ट्रेन की, बल्कि वो स्पीड मेंटेन भी रहती है। तो यही पावर ड्रिवन मशीनरी है। पावर ड्रिवन मशीनरीज जो होती हैं उनकी स्पीड भी ज्यादा होती है और एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है। कम लोगों को एम्प्लॉय करते हुए, कम लोगों को इस्तेमाल करते हुए वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है। नेक्स्ट है आपका राइज ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। अलग अलग इंडस्ट्रीज जब सेटअप होने लगी तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में केमिकल्स की भी जरूरत पड़ती थी, अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ केमिकल इंडस्ट्रीज को भी बहुत प्रोत्साहन, बहुत बढ़ावा मिला, और केमिकल इंडस्ट्रीज का भी यहाँ काफी राइज हुआ। केमिकल इंडस्ट्रीज की भी यहाँ काफी तेजी से ग्रो किया, केमिकल इंडस्ट्रीज ने भी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कोल माइनिंग। ठीक है भाई, देखिए पावर को जनरेट करने के दो ही तरीके होते हैं, तीन तरीके से पावर जनरेट होती है, बिजली तीन तरीके से जनरेट होती है। एक होता है थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जहां कोयले से बिजली जनरेट होती है। एक होता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जहां पानी से बिजली जनरेट होती है। और तीसरा होता है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, जहां न्यूक्लियर फ्यूल से बिजली जनरेट होती है। ठीक है, तो थर्मल पावर में कोयले से बिजली कैसे जनरेट होती है? को एक वो एक फर्नेस होता है, फर्नेस में पानी उबाला जाता है। ठीक है, फर्नेस में जला के पानी उबाला जाता है, पानी पानी भाप बनती है, भाप को ड्राई किया जाता है। वो भाप उस जो है फर्नेस से होती हुई टरबाइन के पंखों पे जाती है, उससे उस पे वो टरबाइन के परों पे प्रेशर डालती है, टरबाइन के विंग्स पे। टरबाइन घूमती है, जेट से टरबाइन घूमती है, टरबाइन से जनरेटर कनेक्ट होता है। तो टरबाइन जब घूमती है बिजली जनरेट होती है, जनरेटर बिजली को जनरेट करता है और फर्दर सप्लाई करता है। इंडिया में जो मेजोरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि कोयले से जब होती है। अब इस ब्लास्ट फर्नेस को जलाने में मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो कोयला होता है। बिना कोयले के थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं चल सकता, क्योंकि जलाने का जो बेस है वो कोयला है। ठीक है, इस वजह से इनको थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहते हैं। वही काम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में हाइड्रोजन वो पानी से होता है। पानी को ऊंचाई से टरबाइन के विंग्स पे गिराया जाता है, जिससे टरबाइन घूमती है। टरबाइन घूमती है अगेन तो जनरेटर बिजली जनरेट करता है, और जनरेटर बिजली जनरेट करता है तो बिजली जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये फर्दर प्रोसेस होता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट आपके पास रखा रहेगा, कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाएगा अगर आपके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ना हो। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मीन्स है, एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप अपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को या अपने रॉ मटेरियल को उस पार्टी तक पहुंचा सकते हो जिससे को उसकी जरूरत है। आप अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकते हो, रॉ मटेरियल को भी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकते हो, ताकि वो उसको फर्दर इस्तेमाल करके दूसरे प्रोडक्ट्स का निर्माण करे। ठीक है, नाउ अब आ जाते, देखिए आईआर में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कई पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन में ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम बड़ी मतलब बात करें तो तीन इंडस्ट्रियल रिलेशन में तीन पार्टीज प्रमुखता से इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें पहली पार्टी होती है मैनेजमेंट, दूसरी पार्टी होती है लेबर, और तीसरी पार्टी होती है गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियल रिलेशन रिलेशन होता है मैनेजमेंट और लेबर के बीच का, जो रिलेशन होता है उसको इंडस्ट्रियल रिलेशन कहा जाता है। ये रिलेशन बैलेंस होकर चले, इसके लिए इसमें तीसरी पार्टी होती है गवर्नमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट के पास पैसा है तो पैसे से बहुत ज्यादा पावर आती है। उस पावर के बेसिस पे मैनेजमेंट अपने लेबर के साथ जुल्म और ज्यादती कर सकती है। अपने लेबर के साथ जुल्म और ज्यादती ना हो जाए, ना होने पाए, इस वजह से सरकार ने कायदे कानून बनाए हैं। उन कायदे कानूनों को लागू करने के लिए लेबर ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं गवर्नमेंट ने। ठीक है, लेबर ऑफिसर्स इस बात को इंश्योर करते हैं कि अलग अलग फैक्ट्री में जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनका वो जो काम कर रहे हैं वो लेबर लॉज के तहत ही काम करें,
ताकि उनका शोषण ना हो। अब लेबर लॉज क्या है, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, बॉन्डेड लेबर एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है, प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है। ठीक है, ये सारे आपके लेबर लॉज के तहत आते हैं। ठीक है, इन सारे एक्ट्स में अलग अलग चीजों के बारे में, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये वेज के बारे में कि मिनिमम कितना वेज आप दे सकते हैं, उस लेवल से कम की वेज आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अलग अलग एक्ट्स बनाए हैं सरकार ने, कानून बनाए हैं ताकि लेबर का शोषण ना हो सके, और इन एक्ट्स को का पूरी तरह से पालन हो, उसके लिए सरकार लेबर ऑफिसर्स अपॉइंट करती है हर एरिया के हिसाब से, जो ये मॉनिटर करता है कि उस एरिया में लेबर का शोषण तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसके कारण गवर्नमेंट भी एक पार्टी बन जाती है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में ब्रॉडली स्पीकिंग तीन पार्टीज होती हैं। पहली होती है वर्कर, दूसरा होता है मैनेजमेंट, तीसरी होती है गवर्नमेंट। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कंसर्न की। ठीक है, तो चेंजेस ब्रॉट बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमने देख लिया। अब गवर्नमेंट कंसर्न की बात करते हैं कि गवर्नमेंट की दरअसल इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या क्या कंसर्न होती है। ठीक है, आजादी के बाद से कई फैक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने मजबूर किया कि गवर्नमेंट भी इंडस्ट्रियल रिलेशन में पार्टी बने। आजादी के बाद कई ऐसी वजूहात पैदा हो गई जिन्होंने सरकार को मजबूर किया कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में सरकार भी अपने आप को पार्टी बनाए। ये क्या वजूहात थी, उन वजूहात को अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी वजूहात थी, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिन कारणों से जिन कारणों से गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल रिलेशन में एक पार्टी बनना पड़ा। ये क्या क्या कारण थे, इन कारणों को अब हम एक एक कर देखते हैं। सबसे पहला ये था, कारण क्या था कि गवर्नमेंट बिकेम द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द कंट्री। जब आजादी होती है, हमारे देश को आजादी मिलती है, तो उस समय देश की हालत बहुत खस्ता थी। देश की हालत खस्ता इसलिए थी क्योंकि अंग्रेज हमारे देश को बिल्कुल लूट के ले जा चुके थे। यहाँ का सारा सरमाया, यहाँ की सारी धन संपदा लूट के ले जा चुके थे। प्लस उन्होंने आर्थिक रूप से भी भारत की कमर तोड़कर रख दी थी। आर्थिक रूप से किस प्रकार कमर तोड़ दी थी, एक समय में आप उसको अगर गुप्ता पीरियड की बात करें या मुगल रूल की भी बात करें, तो इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था। ऑल अराउंड द वर्ल्ड 30% शेयर जो होता था वो इंडिया का होता था एक्सपोर्ट्स में। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने, ब्रिटिशर्स तो एक जिसको कह लीजिए ऐसी कौम थी जो सिर्फ पैसे के बारे, जो मतलब इकोनॉमिक, उनका दिमाग बहुत अच्छा चलता था। उन्होंने देखा कि साहब भारत का इतना ज्यादा एक्सपोर्ट में शेयर है, इसको कैसे कम करें। उन्होंने क्राफ्टमैन्स जो थे भारत के, जो बुनकर थे, जो आर्टिजन्स थे, उनके अंगूठे कटवा दिए ताकि वो बेचारे अपना, अपने जो प्रोडक्ट्स वो बनाते थे वो ना बना पाए। यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे वो इंग्लैंड, इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में उससे फिनिश गुड्स बनते थे, चाहे कपड़े ले लीजिए, चाहे बर्तन ले लीजिए, चाहे और चीज ले लीजिए। फिर वहां से फिनिश गुड्स लाके वो इंडिया में बेचते थे महंगे दामों पे, और यहाँ से कौड़ियों के भाव रॉ मटेरियल खरीद लेते थे। तो जब ये ऐसा करने लगे कि कच्चा माल ही यहाँ से बाहर भेज देते थे ये, और तैयार सामान लाते थे, तो यहाँ के जो व्यापारी थे, यहाँ के जो उद्योगपति थे, उनको कच्चा माल मिल ही नहीं पाता था। जब कच्चा माल उनको नहीं मिल पाता था तो वो तो बेचारे बर्बाद हो गए। कच्चा माल मिलेगा नहीं तो आदमी क्या सामान बनाएगा। तो यहाँ के व्यापार तबके को, यहाँ के उद्योगपतियों को ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल लगभग लगभग बर्बाद कर दिया था। ठीक है, मुट्ठी भर ही ऐसे उद्योगपति थे जो भारत में बचे थे, जो अपना कारोबार किसी तरह से भारत में चला रहे थे। तो जब आजादी मिलती है भारत को, तो लोग, इतनी आर्थिक हालत लोगों की खराब थी कि उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो उद्योग लगा सके, इंडस्ट्री लगा सके। इस वजह से सरकार, भारत की सरकार मजबूर थी कि वो खुद उद्योग लगाए, जिसमें लोगों को वो रोजगार भी दे और भारत को एक राष्ट्र के रूप में खड़ा करे।
तो भारत को एक राष्ट्र के रूप में खड़ा करने के लिए सरकार ने स्वयं पहल की और खुद उद्योग लगाना शुरू किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद को जवाहरलाल नेहरू जी ने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। उन्होंने आईआईटीज और आईआईएम्स जैसी संस्थानों की नींव डाली भारत में, ताकि भारत में हायर एजुकेशन लोगों को दी जा सके और उस हायर एजुकेशन के तहत जो बच्चे पढ़ के निकले वो भारत के निर्माण कार्य में अच्छा योगदान दे सकें, ताकि भारत अपने पैरों पे खड़ा हो सके और अपनी आर्थिक स्थिति जो बहुत डामाडोल हो चुकी थी, जो बिल्कुल लुट पिट चुका था देश, उसको दोबारा से उसके पैरों पे खड़ा करके उसको आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। दूसरा था अनफेवरेबल एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयर लेड टू स्ट्रॉन्ग यूनियन मूवमेंट। जो उद्योग उस वक्त एग्जिस्ट कर रहे थे, उनका अपने लोगों के प्रति, अपने वर्कर्स के प्रति अच्छा एटीट्यूड नहीं था। वो उनको बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, उनसे खूब काम कराते थे और ना की बराबर पैसा देते थे। ठीक है, पूरी तरह से वो अपने वर्कर्स का शोषण कर रहे थे। इस शोषण से वर्कर बहुत परेशान थे और आखिरकार उन्होंने अपने आप को ट्रेड यूनियंस में ऑर्गेनाइज किया, और जब वो ट्रेड यूनियन में ऑर्गेनाइज हो गए, एकजुट होकर उन्होंने ट्रेड यूनियन बना ली, तो एम्प्लॉयर के साथ यानी कि मैनेजमेंट के साथ उनका टकराव होने लगा। कई बार मैनेजमेंट ने कई वर्कर्स को मरवा भी दिया, बाहर के गुंडों को हायर करके। आपस में बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए, खून खराबे भी हुआ, कई ऑर्गेनाइजेशंस भी बंद हो गई, वर्कर्स को भी कई बार भूख से परेशान होकर आत्महत्याएं करनी पड़ी, अपनी स्ट्राइक्स तोड़नी पड़ी, फैमिली में उनके वर्कर्स के लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि जो मैनेजमेंट वाले थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो तो पूंजीपति थे, पैसे वाले थे, पैसे की वजह से भाई वो भूखे तो नहीं मर रहे थे, लेकिन वर्कर्स तो बेचारे डेली कमाना, डेली खाने वाली सिचुएशन थी, तो कब तक स्ट्राइक कर सकते हैं, कब तक पंगा ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली उनके बेचारों की भूखे पड़ने की नौबत आ गई। उनको उनके साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था, उनके साथ प्रॉपर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स नहीं दिए जाते थे। इस वजह से वर्कर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। लंबा लंबा समय काम कराया जाता था, उन्हें किसी भी तरह का कोई भी, किसी भी तरह का इंसेंटिव, किसी भी तरह का कोई ओवर टाइम नहीं दिया जाता था। ठीक है, फर्दर बात करें अगर, इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ ने इंसिस्ट किया कि गवर्नमेंट एक एक्टिव रोल प्ले करती है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, और आईएलओ ने ये कहा कि गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल रिलेशन में एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, ताकि वर्कर्स का जो इंडस्ट्रियलिस्ट शोषण कर रहे हैं उस शोषण को रोका जा सके। और जब वर्कर्स के शोषण को आप रोक देंगे, तो वर्कर्स इस पोजीशन में होंगे कि कम से कम वो अपने आप को इंसान समझ सकें और एक इंसान की जिंदगी तो जी सकें। ठीक है, गांधी जी की फिलॉसफी से इंस्पायर होके, ट्रस्टीशिप की फिलॉसफी से इंस्पायर होके, गवर्नमेंट ने कई वॉलेंटरी कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ डिसिप्लिन बनाए इंडस्ट्री के लिए, ताकि वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप को रेगुलेट कर सके। गांधी जी की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड होके ट्रस्टीशिप की गवर्नमेंट ने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, ताकि वो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में जो एक डिस्टेंस बन गया है, जो एक अविश्वास पैदा हो गया है, जो एक धोखेबाजी की भावना आ गई है, उस भावना को हटाते हुए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छे संबंधों को स्थापित कर सकें, और इन अच्छे संबंधों को स्थापित करते हुए उन दोनों के बीच में शांति ला सकें। क्योंकि वर्कर्स और मैनेजमेंट में अगर डेली बेसिस पे टकराव होता रहेगा, तो ये इंडस्ट्री के लिए बड़ी तकलीफ की बात है। और ये तकलीफ की बात इसलिए भी है क्योंकि इस टकराव के चलते इंडस्ट्री में नुकसान होता था, काम रुक जाता था, काम रुक जाता था तो समय पे ऑर्डर पूरे नहीं हो पाते थे, समय पे ऑर्डर नहीं पूरे हो पाते थे तो समय पे मार्केट में सामान नहीं पहुंच पाता था, समय पे लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी, और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉस होता था, कंज्यूमर को भी लॉस होता था, और नेशन को भी लॉस होता था। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये बहुत जरूरी है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट में हार्मोनियस रिलेशनशिप बनी रहे और काम चलता रहे, काम कहीं रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि काम रुक जाता है तो सबका नुकसान होता है, क्या वर्कर, क्या मैनेजमेंट, क्या
सोसाइटी और क्या नेशन। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। गवर्नमेंट की मेजर कंसर्न्स क्या क्या हैं, या गवर्नमेंट की मेजर कंसर्न्स क्या क्या होती हैं, अब हम